हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो डार्क रूम सीरीज का लास्ट पार्ट यानी आखिरी 4 टेल्स। आज ये सीरीज भी खत्म हो जाएगी। इसके पिछले 3 पार्ट्स मतलब के 12 टेल्स अगर आपने मिस कर दी हैं तो ये प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। एक एक स्टोरी इसमें वर्थ इट है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। थर्टीन टेल का नाम है गिलोटिन। इसके डायरेक्टर हैं रिक रोजेंथल। ये कहानी है 1875 पेरिस की। पियर नाम का एक क्रिमिनल कई घिनौने क्राइम्स करने के बाद भी पुलिस के हाथों से बचा हुआ था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी, मगर एक रात जब वो अपनी गर्लफ्रेंड बाबेट के घर में आया हुआ था तब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर के बड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। उसे जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया और उसके गुनाहों को देखते हुए उसे सीधा मौत की सजा सुनाई गई। गिलोटिन से यानी ब्लेड से उसका सर काटा जाएगा। ये सजा पाकर वो काफी चिंता में आ चुका था। हर एक दिन उस पे भारी था, लेकिन बाबेट को उसने पपेट की तरह काम पे लगाया हुआ था कि कोई ना कोई लूप होल ढूंढ जिससे मेरी जान बच जाए, मेरी जान। ऐसे वेट करते करते एक दिन उसके साथ ही कैदी को ले जाकर गिलोटिन से मार दिया गया, जबकि उस कैदी ने गवर्नर के पास अर्जी डाली हुई थी। फिर भी इससे पियर की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई कि मेरा भी अभी यही हाल होगा। पियर प्रेशर में आ गया वो, पर उसकी टेंशन दूर करने उसी टाइम बाबेट उससे मिलने आ गई। बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद बाबेट को एक लूप होल मिल चुका था जिसे एक्सप्लॉइट करके पियर की जान को बचाया जा सकता था। वैसे वो लूप होल प्योरली बस एक चमत्कार है। जिस दिन पियर को मौत की सजा दी जाएगी, अगर उसी दिन पियर से पहले सजा देने वाला यानी एक्सिक्यूशनर खुद मर जाए तो पियर की जान बख्श दी जाएगी, बल्कि इसे फ्री कर दिया जाएगा। आज से पहले 3 बार ऐसा हो चुका है और तीनों बार कैदी को फ्री कर दिया गया था, तो इसी प्रथा को जारी रखा जाएगा। लेकिन चमत्कार के भरोसे तो बैठ नहीं सकते ना, इसलिए बाबेट खुद इस चमत्कार की रचना करेगी। वैसे वो पियर की तरह कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसके प्यार में पागल जरूर है, इसलिए चाहे जो भी करना पड़े वो करेगी, सिर्फ पियर की जान बचाने के लिए। पियर ने उसे अच्छी तरह बोतल में उतार रखा है और वो खुद एक्सिक्यूशनर की जान लेगी उसी दिन जिस दिन पियर को सजा होगी, और टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। लेकिन सबसे पहले तो यही पता करना होगा कि पियर को सजा होगी किस दिन। ये बात सिर्फ मेन लोग जानते हैं, जिनमें सबसे आसानी से जिसे फंसाया जा सकता है वो है जेल का गार्ड। बाबेट ने बड़ी आसानी से उसे फंसा लिया और उसके साथ हम बिस्तर होके उसके मुंह से तारीख निकलवा ली, जो है शनिवार का दिन। पियर को चिढ़ाने के लिए गार्ड ने उसे बता दिया कि तेरी गर्लफ्रेंड पैसों के लिए अब ये सब करने लगी है, पर चिढ़ने के बजाय ये जानकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि बाबेट तन मन धन से उसे छुड़ाने में जो लग चुकी थी। तारीख पता करने के बाद बाबेट ने एक्सिक्यूशनर लोगन के बारे में जानकारी निकाली तो उसे पता चला कि लोगन बहुत अकेला आदमी है। उसके जीवन में कोई नहीं है सिवाय उसके फूलों के। अपना सारा टाइम वो या तो अपने काम में देता है या अपने गार्डन में। बस इसी का फायदा उठाने के लिए फूलों पे गाढ़ा रंग चढ़ाकर बाबेट फूल बेचने निकल पड़ी। उसे पता था कि लोगन कहाँ पे मिलेगा, तो वहीं पे जाके उसने जाल फेंका और लोगन बड़ी आसानी से उस जाल में फंस गया। बाबेट ने उसे फूल बेचने की एक्टिंग की, पर उसने पहले से ही अपने गार्डन का फूल कोट में लगा रखा था। लेकिन बाबेट के फूलों की लाली देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। उसे कोई ऐसा मिल गया जो उससे भी बढ़िया तरीके से फूलों का ध्यान रखता हो। वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, तो बस बाबेट ने भी बोलचाल शुरू करके वहीं पे उससे बातचीत बढ़ा ली। अकेलेपन का शिकार तो वो था ही, बस वही नस बाबेट ने उसकी पकड़ ली। उसे मैनिपुलेट करके बाबेट ने खुद को उसके घर पे इनवाइट करवा लिया उसी के मुंह से, और एहसानमंद भी वही रहा। अगले दिन बाबेट उसके घर पहुंच गई एक डब्बी में जहर भर के। उसका प्लान ये था कि लोगन को मैनिपुलेट करके उसके लिए रात का खाना बनाएगी और उस खाने में जहर मिला देगी, जिससे लोगन सुबह तक मर जाएगा और फिर पियर की मौज होगी, क्योंकि कल ही वो दिन है जब लोगन पियर की गर्दन पे ब्लेड चलाएगा। पर बाबेट ऐसा इंतजाम कर देगी कि लोगन जेल पहुंच ही नहीं पाएगा, बल्कि सो के उठेगा ही नहीं दोबारा। उधर पियर को मारने की तैयारियां चल रही होगी और एकदम से पता चलेगा कि एक्सिक्यूशनर चल बसा। बस वहीं पे पियर को रिहा कर दिया जाएगा। बाबेट ने जी जान लगाकर ये फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था, लेकिन इसके बीच में आ गई लोगन की आंट। बाबेट को पता ही नहीं था कि लोगन की आंट भी उसके साथ रहती है और वो पहले से ही रात का खाना तैयार कर रही है। बाबेट का प्लान बुरी तरह फेल होता नजर आ रहा था, लेकिन फेलियर का मतलब था उसके प्यार की मौत, इसलिए फेलियर की गुंजाइश थी ही नहीं। अब खाना बना नहीं सकती, पर बने हुए खाने में तो जहर मिला ही सकती है ना। इसके लिए उसे डिनर तक घर में रुकना था, और वो ठहरी तगड़ी वाली मैनिपुलेटर। आंट के लाख टोकने के बावजूद भी
उसने लोगन के मुंह से खुद को डिनर तक रुकने के लिए बुलवा ही लिया। आंट को बबेट में कुछ गड़बड़ लग रही थी और रात में आंट को अपने दोस्त के पास जाना था, फिर वो अगले दिन वापस आने वाली थी, इसलिए खुद जाने से पहले वो बबेट को टरकाना चाह रही थी। पर 2 दिन के चार्म में फंसे लोगन ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली बबेट को रोककर। तीनों साथ बैठ के डिनर करने लगे, जिस बीच बबेट लोगन की ड्रिंक में जहर मिलाना चाह रही थी उसका ध्यान भटका कर, लेकिन सामने ही आंट बैठी हुई थी जिसने बबेट के ऊपर बराबर ध्यान जमा रखा था, इसलिए बबेट कुछ कर नहीं पाई। पर डिनर के बाद आंट अपने दोस्त के घर के लिए निकल गई और क्योंकि वो अगले दिन वापस आएगी वो भी देर से, और अगला दिन लोगन के लिए बहुत खास है, लोगन को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इसलिए आंट पहले से उसके लिए दलिया बनाकर चली गई ताकि उसे भूखे पेट काम पे ना जाना पड़े। बस यहीं पे बबेट ने नई तरकीब सोच ली जिससे लोगन को काम पे जाना ही ना पड़े। वो थोड़ी देर और रुक गई ये सोचकर कि बर्तन धोने के बहाने दलिये में जहर मिला के चली जाएगी, और फाइनली वो अपने काम को अंजाम देने ही वाली थी कि तभी रसोई में पहुंच गया लोगन। वो भी आसानी से बबेट को अकेला नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए सब्र दिखाते हुए बबेट को लोगन के साथ भी सोना पड़ा, सिर्फ पियर के लिए जो शायद बाहर निकलते ही फरार हो जाएगा। खैर जैसे लोगन गहरी नींद में सो गया, बबेट फटाफट उठी और जल्दी से दलिये में जहर मिला के घर से बाहर निकल गई। ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी, इसलिए वो सामने छुपकर वेट करने लगी। कुछ देर बाद लोगन भी जाग गया और दलिया खा के जेल की तरफ निकल गया हाथ में ब्लेड लेकर, जिससे पियर को मुक्ति दी जाएगी। और बबेट लोगन के पीछे थी कि कब ये तड़पेगा और सड़क पे ही गिर के मर जाएगा, लेकिन वो तो अच्छा भला चलता जा रहा था। उधर पियर को भी जगा दिया गया था और उसे खत्म करने की तैयारियां चालू हो चुकी थी। पहले पहले तो वो श्योर था कि उसे कुछ नहीं होगा, बबेट ने अपना काम कर दिया होगा, लेकिन जैसे जैसे वो मौत के पास जा रहा था उसका विश्वास भी डगमगाता जा रहा था। इधर बबेट सोच रही थी कि शायद अब लोगन के ऊपर अटैक ही करना पड़ेगा, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लोगन एकदम से तड़पने लगा। सड़क पे ही उसकी जान जाने लगी थी, इसलिए वो मदद मांगता हुआ फिर रहा था, पर दुकानदारों ने उसे इग्नोर कर दिया ये कहकर कि अभी दुकान खोली नहीं। आखिर में वो धराशायी होकर गिर पड़ा। तब जाके बबेट उसके करीब गई और उसे मरा हुआ देखकर जल्दी से जेल की तरफ निकल गई। जेल में पियर के लिए सब कुछ रेडी हो चुका था, सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे, जनता भी देखने आ चुकी थी जिनमें बबेट भी शामिल थी। बस वेट था तो सिर्फ ब्लेड का यानी लोगन का, जो कि आने नहीं वाला। ऐसा उन दोनों को लग रहा था जो एक दूसरे की शक्ल देखकर खुश हो रहे थे। पर तभी लोगन गिरते पड़ते ब्लेड लेकर वहां पर पहुंच गया। बबेट को थोड़ा करीब से चेक कर लेना चाहिए था। लोगन को देखकर पियर के प्राण मानो पहले ही निकल गए। वो बुरी तरह छटपटाने लगा था और नीचे बबेट लोगन के सामने जाकर दांत पीस रही थी कि मर जा, ब्लेड देने से पहले भी अगर मर गया तब भी पियर बच जाएगा। पर बबेट की शक्ल देखकर उसने थोड़ी और जान जुटा ली। ब्लेड लेकर गार्ड्स के सहारे वो ऊपर चढ़ा और उसी पल में बबेट को एहसास हो गया कि उसका पियर अब पियर की तरह ही कटेगा, अब वो कभी पियर नहीं जा पाएगी। लोगन ने ब्लेड दिया, ब्लेड गिलोटिन में फिट कर दिया गया और साथ में पियर को भी। पियर को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, मगर ब्लेड रिलीज किया जाता उससे पहले लोगन ने दम तोड़ दिया। बस तभी पियर हल्ला करने लगा कि मुझे मारने से पहले एक्सिक्यूशनर खुद मर चुका है, अब कायदे से मुझे फ्री कर देना चाहिए। लोगन की नब्ज देखकर डॉक्टर ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि वो मर चुका है। पियर के मजे आ ही चुके थे कि तभी डॉक्टर ने लोगन का हाथ छोड़ दिया और हाथ गिरा सीधा लीवर पे, जिस वजह से ब्लेड रिलीज हो गया और खुश होते होते पियर भी दुनिया से निकल लिया। मरने के बाद भी एक्सिक्यूशनर ने अपना काम कर ही दिया। ये थी 13 टेल, जिससे हमने ये सीखा कि पाप के घड़े पे ढक्कन नहीं लगता। 14 टेल का नाम है एग्जिट लाइन, डायरेक्टर है पीटर क्रेन। ये कहानी है डैन नाम के स्टेज एक्टर की, जो अपने नए प्ले में तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा था, मगर एक बड़ी क्रिटिक मिस सेंट क्लेयर बीच में ही उठ के चली गई। डैन उसी टाइम समझ गया कि क्लेयर बुरा रिव्यू देगी, जिससे उसके उभरते हुए करियर को सीरियस डैमेज होगा। इसलिए प्ले के बाद वो जल्दी से क्लेयर के टीवी ऑफिस में पहुंचा उसे मनाने, लेकिन वो मानी नहीं। उसने सीधा लाइव टीवी पे जाके अपना रिव्यू दे दिया, जिसमें प्ले की तो कम बेइज्जती की, डैन की ज्यादा की, जिस वजह से डैन का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एक हॉलीवुड स्टूडियो ने उस प्ले के राइट्स खरीद लिए मूवी बनाने के लिए, सेम एक्ट्रेस को भी साइन कर लिया, लेकिन डैन को नहीं किया क्लेयर के रिव्यू की वजह से। तो डैन ने क्लेयर के हाथ पैर जोड़ने शुरू कर दिए कि आप एक बार दोबारा प्ले देखो और दोबारा रिव्यू कर दो, इस बार आपको पसंद आएगा। कभी फोन पे मिन्नतें करता, कभी पब्लिक में तो कभी रेस्टोरेंट में। कई दिन उसने ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए निकाल दिए, पर क्लेयर ने हर बार सिर्फ उसकी बेइज्जती की। डैन ने अपने मैनेजर बर्ट को भी आगे किया कि कम से कम क्लेयर उसकी बात मान लेगी, लेकिन क्लेयर ने अपनी राय दे दी थी। बर्ट ने उसे कहा कि
डैन पहले एक थग था, फिर आर्मी में भर्ती होकर वियतनाम वॉर में गया, वहां से आगे परेशान रहा और अब जाके एक्टिंग में उतरा है। तो प्लीज आप एक बार और उसकी परफॉर्मेंस देख लो, इस बार वो और बेहतर करके दिखाएगा। पर क्लेयर ने जो बोल दिया सो बोल दिया, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। थक हार कर बर्ड ने उसके सामने एक लिफाफा रख दिया, जिसे देखकर वो ऐंठ कर बोली कि मेरा रिव्यू बिकाऊ नहीं है। तो बर्ड बोला कि इसमें टिकट है शो की, पैसे नहीं है, माना कि आप बहुत पावरफुल हो पर थोड़ा फेयर भी बनो। इतना कहकर वो चला गया कि इस बात से क्लेयर का जमीर जागेगा और वो दोबारा प्ले देखने आएगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर रात को जब अपने फ्लैट पे पहुंची तो अंदर उसे पहले से बैठा हुआ मिला डैन। करोड़ों के फ्लैट में ऐसे ही घुस आया क्योंकि पहले थग रह चुका है, ताले खोलना उसके बाएं हाथ का खेल है। उसे देखकर क्लेयर जल्दी से सिक्योरिटी के पास फोन मिलाने लगी, लेकिन फोन की तार उसने पहले से काट रखी थी। क्लेयर बोली कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, तो डैन उसके ऊपर चिल्ला के पड़ा कि मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। क्लेयर को आईना दिखाते हुए उसने बताया कि 10-15 साल पहले तुम भी एक एक्ट्रेस थी जिसे कोई नहीं पूछता था क्योंकि एक्टिंग करनी तुम्हें आती नहीं थी। कई साल स्ट्रगल करने के बाद जब तुम्हारा कुछ बना नहीं तो तुम बाकी एक्टर्स की टांगे खींचने लगी, उनकी एक्टिंग को बेकार बताकर, जबकि एक्टिंग के बारे में तुम खुद कुछ नहीं जानती। ये तुम्हारी असलियत है। अब तक डैन उसके हाथ पैर जोड़ रहा था, पर अचानक उसे इतना एग्रेसिव देखकर वो घबरा चुकी थी। उसने भागने की कोशिश की तो डैन ने अपनी गन निकाल ली और शुद्ध इंग्लिश में उसे समझा दिया कि जाने की कोशिश करेगी तो सच में चली जाएगी। क्लेयर बोली कि तू मुझे मार नहीं सकता, सिक्योरिटी वाले गोली की आवाज सुन लेंगे और तू पकड़ा जाएगा। पर डैन बोला कि सिक्योरिटी वाले एक नहीं बल्कि 2 गोली की आवाज सुनेंगे। पहले एक मारूंगा तुझे, फिर दूसरी अपने आप को, क्योंकि करियर तो मेरा वैसे भी बचा नहीं। मेरे प्ले पे जो मूवी बनने वाली है उसमें किसी दूसरे एक्टर को साइन कर लिया गया है सिर्फ तेरी वजह से। अब जाऊंगा तो तुझे भी साथ लेके जाऊंगा ताकि तू और जिंदगियां बर्बाद ना कर सके अपनी इस नकली ईगो की वजह से। तूने तो मेरा प्ले आधा भी नहीं देखा और जाके रिव्यू दे दिया। खुद को शांत दिखाते हुए क्लेयर अपने लिए ड्रिंक बनाने लगी और बोली कि मैं तुम्हारा शो दोबारा देखना चाहती हूँ, पर अब क्या फायदा, अब तो टाइम निकल गया। प्ले बनाया मैंने और रोल किसी और को मिल गया, क्योंकि तेरी चलती है सिर्फ इसलिए, तुझे टैलेंट की परख नहीं इसलिए। डैन पूरी भड़ास निकाल रहा था, तभी क्लेयर ने उसके सर पे दारू की बोतल दे मारी और जल्दी से उसके हाथ से गन छीन ली। फिर बोली के खड़ा हो, पर वो नहीं उठा क्योंकि वो मर चुका था। तभी एकदम से डोरबेल बजी और दरवाजे पर था बर्ड, जो क्लेयर से रिव्यू लेने आया था डैन की परफॉर्मेंस का। वही परफॉर्मेंस जो डैन अभी तक क्लेयर को दिखा रहा था पर्सनली इसके घर में घुस के, क्योंकि लाख मिन्नतें करने के बाद भी प्ले देखने तो ये गई नहीं, इसलिए डैन को खुद आना पड़ा। जो कुछ भी वो अब तक बोल रहा था या कर रहा था वो सब उसकी परफॉर्मेंस का पार्ट था। सब एक्टिंग थी और एक्टिंग भी इतनी असली थी कि क्लेयर खुद धोखा खा गई। ऐसा धोखा खा गई कि अपनी जान बचाने के चक्कर में डैन को ही मार डाला। एक पावर थी उसका भी सही यूज नहीं किया, इसलिए अब वो भी छिन गई। ये थी 14 टेल डरना जरूरी है टाइप, जिससे हमने सीखा कि किसी की लाइफ बनाने या बिगाड़ने की पावर या अथॉरिटी अगर आपके हाथों में है तो एटलीस्ट आपको उसका फेयर यूज करना चाहिए, जो कि होता हुआ तो दिखता नहीं कहीं पे। 15 टेल का नाम है हुज देयर, डायरेक्टर है पॉल लिंच। ये कहानी है स्टीव लैम्बर्ट की, जो एक ऐसे अपार्टमेंट में रहता है जिसकी दीवारें इतनी पतली हैं कि पड़ोसी क्या बोल रहे हैं सब सुनाई देता है। जैसे सुबह सुबह ऊपर वाले पड़ोसी बैरी और क्लेयर लड़ रहे थे तो वो भी स्टीव को साफ सुनाई दे रहा था। कूड़ा फेंकने बाहर निकला तो दोनों से उसकी मुलाकात हो गई। उसे पता चला कि बैरी जॉब इंटरव्यू के लिए शिकागो जा रहा है और उसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके क्लेयर सीधा अपनी माँ के घर रहने चली जाएगी तब तक जब तक बैरी वापस नहीं आता। स्टीव बोला बेफिक्र होके जाओ, मैं तुम्हारे रूम का पूरा ध्यान रखूंगा। अब रात में स्टीव थोड़ा गर्मी से परेशान फ्रिज से कुछ पीने आया, तभी ऊपर से उसे कुछ आवाज आई। स्टीव को शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया। तसल्ली करने के लिए उसने एक बार ऊपर फोन मिलाया तो फोन उठाया खुद बैरी ने, वो ऊपर ही बैठा हुआ था। आखिर मामला क्या है ये जानने के लिए स्टीव ऊपर पहुंच गया और ऊपर जाते ही उसकी जान हलक में आ गई, क्योंकि बैरी अंधेरा करके हाथ में गन लेके बैठा हुआ था। उसने स्टीव को अंदर बुलाया और पूछा कि तुम ऊपर क्यों आए। स्टीव बोला कि मैंने आवाज सुनी तो सोचा कोई बिल्ली होगी। बैरी बोला बिल्ली क्यों, क्लेयर भी तो हो सकती है। स्टीव बोला क्योंकि क्लेयर तो अपनी माँ के घर गई है ना, और तुम्हें भी शिकागो में होना चाहिए था, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बैरी बताता है कि क्लेयर अपनी माँ के घर नहीं है, मैंने उसकी माँ के पास फोन किया था तो माँ ने बोला कि क्लेयर को सर दर्द हो रहा है इसलिए वो जल्दी सो गई। क्लेयर सोई हुई है लेकिन अपनी माँ के घर पे नहीं बल्कि किसी और आदमी के साथ, और उसकी माँ अच्छे से जानती है कि वो कैसी है इसलिए उसके लिए कवर अप कर रही है, बल्कि पूरा मोहल्ला जानता है यहाँ तक कि तुम भी। क्लेयर एक के बाद एक नया अफेयर करती रहती है, ये बात सब
सबको पता है, उसकी वजह से मैं भी एक मजाक बन के रह चुका हूँ। मेरा कोई जॉब इंटरव्यू नहीं था, ये सब मैंने प्लान किया था क्योंकि मुझे पता था कि क्लेयर अपनी माँ के घर नहीं जाएगी। 6 हफ्ते पहले जब मैं बाहर गया था तब भी वो एक आदमी को घर लेकर आई थी, मैंने नोटिस कर लिया था, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत अब मैं यहाँ बैठकर क्लेयर के आने का वेट कर रहा हूँ। आखिरी बार उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अपने मरे हुए बाप की कसम भी खाई थी, उसी से मुझे यकीन हो गया था कि वो दोबारा भी करेगी, क्योंकि जब भी वो अपने मरे हुए बाप की कसम खाती है समझो झूठ बोल रही है, क्योंकि बाप तो ऑलरेडी मर चुका है ना। मैं जो इतनी जॉब्स बदलता रहता हूँ उसका कारण भी यही है, जहाँ भी मैं लगता हूँ वहाँ के वर्कर्स या फिर मेरे बॉस के साथ क्लेयर चक्कर चला लेती है। जरा सा मस्कुलर आदमी देखेगी उसे अपने पीछे लगा लेगी। फोटो में उसकी टी शर्ट पे बाजार लिखा हुआ है। बताओ, अभी तक मैं उसे माफ करता आ रहा था क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अब बहुत हो चुका। स्टीव बोला कि क्लेयर के लिए तुम अपनी जान मत लो, तो ये सुनकर बैरी हंसने लगा। वो बोला कि ये गन मेरे लिए नहीं है, ये क्लेयर और उसके नए आशिक के लिए है। जैसे ही दोनों आएंगे दोनों को खत्म कर दूंगा, ना रहेगी क्लेयर ना चलेगी रोज रोज फ्लेयर। बैरी ने स्टीव को भी धमकी दे दी कि तू क्लेयर को वार्न नहीं करेगा। स्टीव बोला कि तूने ज्यादा पी ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लेयर अपनी माँ के घर पे ही होगी। बैरी बोला कि क्लेयर सबका बेवकूफ बनाती है, सिर्फ मेरा नहीं। फिर भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तेरी बात सच हो, लेकिन अगर वो यहाँ पे आई फिर मैं क्या करूंगा मैंने बता दिया। स्टीव को कोई झमेला नहीं चाहिए था, इसलिए वो चुपचाप वापस नीचे चला गया, और झमेला उसे इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि क्लेयर का नया आशिक वही है। बैरी की बात सच है, क्लेयर सो तो रही है लेकिन अपनी माँ के घर पे नहीं बल्कि स्टीव के बेड पे, इसलिए इसे गर्मी लग रही थी ज्यादा ही। और यही वजह है कि ऊपर आवाज सुन के इसे क्लेयर का ख्याल नहीं आया, क्योंकि क्लेयर तो पहले से इसके साथ ही थी। थोड़ा मस्कुलर आदमी क्लेयर की पहली पसंद। शायद बैरी नोटिस करना भूल गया, या उसे स्टीव पे इतना भरोसा है कि उसका शक इस पे गया ही नहीं। पर स्टीव उतना बेवकूफ नहीं है। स्टीव समझ चुका है कि अभी अफेयर ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल भांडा फूट जाएगा और क्लेयर उसे भी फंसवा के मरवा देगी। इससे पहले वो खुद ही क्लेयर से पीछा छुड़वा ले तो बेहतर। बैरी ने बोला था ना, क्लेयर सबका बेवकूफ बनाती है। स्टीव ने यह बात कंफर्म कर ली। उसने क्लेयर को जगाकर उससे पूछा कि क्या तुम किसी और को भी पसंद करती हो, तो क्लेयर ने कसम खाकर साफ इनकार कर दिया, लेकिन कसम खाई अपने मरे हुए बाप की, यानी 100% प्योर झूठ बोला। बस तभी स्टीव ने मन बना लिया कि इसे ऊपर भेजना ही पड़ेगा बैरी के पास। स्टीव ने बहाना बनाया कि मेरा एक दोस्त आने वाला है अभी, तो तुम्हें जाना होगा। क्लेयर बोली मैं इतनी रात को कहाँ पे जाऊंगी, तो स्टीव बोला ऊपर, तुम्हारा घर ऊपर ही तो है। स्टीव ने उसे ऊपर की तरफ विदा कर दिया और ऊपर से और ऊपर विदा कर दिया बैरी ने। पर जो उनकी बातचीत हुई वो पतली दीवारों से बैरी ने सुन ली होगी, इसका मतलब कि स्टीव भी जाएगा। ये थी 15 टेल, जिससे हमने सीखा कि लॉयल लोग मिलना भी एक लग्जरी है। 16वीं और आखिरी टेल का नाम है द रेयरेस्ट ऑफ वाइन्स। डायरेक्टर है पीटर क्रेन। ये कहानी है भाई बहन फ्रेडरिक और पैमला की, जिनकी मॉम की डेथ के बाद सारी जायदाद उन दोनों के नाम हो चुकी है। फ्रेडरिक को मिला है पूरा मेंशन और उसमें मौजूद सारा एंटिक सामान, और पैमला को मिली है कंपनी, क्योंकि माँ को पता था कि पैमला कंपनी चला सकती है मगर फ्रेडरिक नहीं। उसे घर मिला है, वो घर का भी नाश कर देगा। ये बात उसकी माँ भी जानती थी और पैमला भी जानती है। हालांकि पैमला को घर चाहिए था क्योंकि उसे अपनी माँ के एंटीक सामान से बहुत लगाव है, लेकिन माँ ने उसके लिए जो चुना वो उसी में राजी है। अब फैसले लेकर कंपनी चलाना ही उसकी ड्यूटी है, जबकि फ्रेडरिक चाहता है कि कंपनी उसके नाम हो जाए। उसे ये बंटवारा फेयर नहीं लग रहा क्योंकि पैमला को पैसा कमाने का जरिया दे दिया और उसे सिर्फ प्रॉपर्टी। हालांकि कंपनी जो पैसा बनाएगी उसमें से हर महीने कुछ हिस्सा फ्रेडरिक को भी मिलता रहेगा। काम करने की उसे कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी भर बैठ के खाएगा। ये उसकी माँ मेक श्योर करके गई है, पर उसे कंपनी में फैसले लेने की पावर नहीं देकर गई क्योंकि माँ अपने बच्चों को अच्छे से जानती है। माँ को पता था कि फ्रेडरिक के बस की बात है ही नहीं, ये कुछ भी मैनेज नहीं कर सकता, बस अय्याशी कर सकता है। वो करवा लो जितनी मर्जी। पैमला ने बचपन से अच्छी पढ़ाई करके कंपनी में काम किया, वहीं फ्रेडरिक विदेशों में जाकर एंजॉय करता रहा। इसलिए माँ ने यह बंटवारा कुछ इस प्रकार किया है। फ्रेडरिक के हाल कुछ अलग होते तो बंटवारा भी कुछ अलग होता, पर फिलहाल उसे कंपनी चाहिए। वो पैमला के साथ अदला बदली करना चाहता है, घर के बदले कंपनी, लेकिन पैमला ऐसा नहीं कर सकती। वो अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकती, और माँ के अलावा भी हजारों वर्कर्स की लाइफ दांव पे है। फ्रेडरिक के गलत मूव से सब कुछ ठप हो सकता है, हजारों जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। इसलिए ये जिम्मेदारी पैमला को ही निभानी होगी। पैमला ने साफ मना कर दिया तो फ्रेडरिक ने एक और डील सामने रखी, आधा घर पैमला का, बदले में आधी कंपनी फ्रेडरिक की। लेकिन पैमला ने इसके लिए भी 1 सेकंड में मना कर दिया, तो अपनी बात मनवाने के लिए वो पैमला के सामने ही घर का कीमती सामान तोड़ने लगा, जिसकी वैल्यू पैमला की नजरों में बहुत थी पर फ्रेडरिक की नजरों में कुछ भी नहीं। माँ ने इसे भी बहुत वैल्यूएबल चीज दी है बंटवारे में, बस समझ का फर्क है। पैमला ये सब देख नहीं पाई, इसलिए निराश होकर
वहाँ से चली गई। ये बात उसे भी हजम करनी थी कि माँ की सारी करीबी चीजें अब फ्रेडरिक की हैं। चाहे वो तोड़े या फोड़े, पैमला कुछ नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि देखे ही ना। एक हफ्ते बाद फ्रेडरिक ने पैमला को फिर से घर पे बुलाया और आते ही वो दंग रह गई क्योंकि घर का सारा कीमती सामान फ्रेडरिक बेच चुका था। सामान के बदले लेकर आया था पुरानी वाइन्स और बोल रहा था कि एक दिन ये वाइन्स अनमोल हो जाएंगी। एक बॉटल बेचकर ही मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि तुम भी देखती रह जाओगी। वैसे भी कूड़े के बदले ये अच्छा सौदा है। बस इतना सुनते ही पैमला भावुक हो गई। वो कूड़ा इस घर में सदियों से था, दादा पर दादा के टाइम से, और फ्रेडरिक को सिर्फ वाइन सी पुरानी दिख रही है। पैमला उसे समझाने लगी कि ऐसा मत कर, तो वो बोला कि अब भी टाइम है, आधा आधा कर ले। मेरे पास पूरी लिस्ट है, कौन सी आइटम मैंने किसे बेची, वो लिस्ट तुझे दे दूंगा तो वापस खरीद पाएगी सारा सामान, पर पहले मेरे नाम आधी कंपनी कर। पैमला फिर से साफ मना करके वहां से चली गई और इस बार तो फ्रेडरिक ने रीजन भी दिया ना, माँ के फैसले और पैमला की बात को सच साबित करके कि उसके बस का है ही नहीं। उसे ना कोई परवाह है ना कोई वैल्यू। फिर एक हफ्ते बाद फ्रेडरिक ने पैमला को दोबारा बुलाया। इस बार और सामान बेच दिया, बदले में और वाइन मंगा ली। पैमला ने भी आते ही मना कर दिया कि तुझे मैं कुछ नहीं देने वाली, तो उसने पैमला के सामने ही डीलर्स वाली लिस्ट में आग लगा दी ताकि फैमिली का सारा सामान जो उसने बेचा वो पैमला को दोबारा कभी ना मिल पाए। उसने पैमला को बता दिया कि मैं ये तब तक करता रहूंगा जब तक तू मेरी बात मान नहीं लेती। अब पैमला वापस जाती उससे पहले फ्रेडरिक ने उसे अपनी सबसे रेयर वाइन दिखाई जो 16th सेंचुरी के किसी कासल में मिली थी और उसके बॉक्स में उसके बारे में सब कुछ लिखा है, लेकिन इटालियन में। अब पैमला इटालियन जानती है, इसलिए फ्रेडरिक ने उसे बोला कि तू पढ़ के बता इसके बारे में, आखिर ये है कितने खास। पैमला पढ़ने लगी और फ्रेडरिक ने वाइन पीनी शुरू कर दी। एकदम आखिर में लिखा हुआ था कि इस वाइन में जहर है, और जब तक पैमला ने वो पढ़ा तब तक फ्रेडरिक का खेल खत्म हो गया। ये थी इस शो की आखिरी टेल, जिससे हमने सीखा कि सबको सब नहीं मिलता, जो मिला है उसे संभाल लो। इसी के साथ डार्क रूम सीरीज भी आज एंड हो गई। आई होप आपने पसंद की होगी। अब एंड में आपको बताना है कि पूरी सीरीज में सबसे बढ़िया टेल आपको कौन सी लगी। क्लोज सर्किट, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक, द बुगीमैन विल गेट यू, अंकल जॉर्ज, नीडल पॉइंट, सीज ऑफ 31st अगस्त, अ क्वाइट फ्यूनरल, मेकअप, द पार्टनरशिप, डेजीज, कैटनिप, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, गिलोटिन, एग्जिट लाइन, हुज देयर, या द रेयरेस्ट ऑफ वाइन्स। सारी टेल्स एक से बढ़ के एक थी, पूरा शो ही खतरनाक था। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और बाद में कभी दोबारा देखने के लिए प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। एक और हॉरर एंथोलॉजी सीरीज एंड हुई और जल्दी एक और स्टार्ट होगी। बैक टू बैक और भी प्लेलिस्ट बनने वाली है। टेल्स वाला डोज कभी खत्म नहीं होगा। बस मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अपडेट्स के लिए इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे बता दूंगा कौन सी सीरीज स्टार्ट होगी और कब। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।